आज के इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य एंड एम्पायर थ्रू थ्री कॉन्टिनेंट्स। तो इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले के लेक्चर्स में हम रोमन साम्राज्य का इंट्रोडक्शन जान चुके हैं। रोमन साम्राज्य की जो सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता थी उन पर विचार कर चुके हैं। रोम साम्राज्य की भाषा के बारे में जान चुके हैं और रोम साम्राज्य के पूर्ववर्ती काल की राजनीति के बारे में भी जान चुके हैं कि कौन कौन से प्रमुख तत्व थे, कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी थे रोम की राजनीतिक व्यवस्था में। पूर्ववर्ती काल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो कॉलम आपका है आरंभिक काल वाला, वो आपका पूर्ववर्ती काल के बारे में है, यानी कि तीसरी शताब्दी से पहले की सभी चीज़ों पर हम विचार कर रहे हैं। राजनीति पर और संस्कृति पर हम विचार कर चुके हैं। चलिए आगे अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। मैं एनसीईआरटी रीड करूँगा और आप उसको ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही मज़े के साथ इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते चलेंगे। इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ। अब राजनीति के बारे में हम जान चुके हैं, अब हम प्रशासन के बारे में जानेंगे कि किस तरह इतने बड़े साम्राज्य में प्रशासन को संभाला जाता था, किस प्रकार व्यवस्था चलाई जाती थी। ठीक है, तो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यानी कि जो पूर्ववर्ती काल था, जो आरंभिक काल था रोमन साम्राज्य की, उससे उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि साम्राज्य का क्रमिक रूप से विकास हुआ, यानी कि धीरे 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 साम्राज्य में विस्तार हुआ। क्रमानुसार, क्रम के साथ, सीरियल वाइज, एक के बाद एक राज्य जीत लिया, उस राज्य के बाद दूसरा राज्य जीत लिया, उसके बाद वो राज्य जीत लिया। तो इस प्रकार क्रमिक रूप से हमारे इस साम्राज्य का विकास हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्रों में मिला लिया गया। निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फ्रात नदी के पश्चिम में थे, रोम साम्राज्य क्षेत्र की ओर बढ़ते थे और उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। अब क्या कहता है ये कि इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। पूर्ववर्ती काल में यानी कि तीसरी शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, यानी तीसरी शताब्दी से पहले के वर्षों में, पहली दूसरी शताब्दी में क्या होता है, जब रोम साम्राज्य हमारा बढ़ रहा था, पनप रहा था, तो वो धीरे धीरे अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाता है और राज्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वो अपने ऊपर आश्रित राज्यों को भी अपने मुख्य भाग में क्या कर लेता है, शामिल कर लेता है। अब आश्रित राज्य कौन से होते हैं? आश्रित राज्य जैसे कि रोम साम्राज्य बड़ा राज्य था, ठीक है, उसके पास के जो राज्य थे जैसे कि मेसोपोटामिया वाले जो राज्य हो गए, वो उस पर आश्रित थे। उनके पास इतनी सेना नहीं थी। रोम साम्राज्य वाले कभी भी मेसोपोटामिया के राज्य पर हमला कर सकते थे और कभी भी उसको अपने अंदर मिला सकते थे। तो उन्होंने संधि कर रखी थी, डील कर रखी थी कि जो आप होंगे, जो मेसोपोटामिया का राज्य है, उसकी सेना रोम साम्राज्य में मदद करेगी। जब रोम साम्राज्य को कोई लड़ाई लड़नी होगी तो मेसोपोटामिया की सेना रोम साम्राज्य की मदद करेगी। तो वो आश्रित राज्य, यानी कि वो जैसे ईरान तो प्रतिद्वंदी था रोम का प्रतिद्वंदी ईरान था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, वो उससे लड़ सकता था और रोम साम्राज्य को भी हड़प सकता था। लेकिन रोम साम्राज्य के आसपास कुछ ऐसे छोटे 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 राज्य थे, बहुत छोटे छोटे राज्य थे, जो इतने संगठित नहीं थे, ना ही उनके पास इतनी शक्ति थी, और वो एक तरह से रोम पर आश्रित थे, यानी कि डिपेंडेंट थे। आश्रित का मतलब होता है डिपेंडेंट, निर्भर होना। वो रोम पर निर्भर थे बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि रोम उसकी क्या करता था, मदद करता था। और रोम ने भी कह रखा था कि जब हमें आपके सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी आप हमारी मदद करोगे। तो क्या होता है, जो आश्रित राज्य थे रोम पर, जो रोम साम्राज्य है वो उनको अपने अंदर मिला ही लेता है, यानी कि वो आश्रित थे, उनको अलग दर्जा दिया हुआ था कि आप अपनी व्यवस्था अलग संभालिए। लेकिन धीरे धीरे रोम उनको भी अपने अंदर मिला लेता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा हुआ था। अब निकटवर्ती पूर्व को भी समझ लीजिए क्या होता है। निकटवर्ती पूर्व रोम साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से में थे, और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे कि अरब। जो निकटवर्ती पूर्व, अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, आपकी बुक में ये रहा, भूमध्य सागर के
भूमध्य सागर के पूर्व में जितने भी देश थे, ये आपका भूमध्य सागर है, इसके पूर्व में जितने भी देश थे वो सभी आश्रित राज्य थे। शुरुआत की बात है, शुरुआत में ये सभी आश्रित राज्य थे। और जैसे कि आपकी हो गई सीरिया, जो दमिश्क है वो सीरिया में है, सीरिया मेसोपोटामिया उस साइड आपका इराक आ जाता है, अरब आ जाता है। तो इस प्रकार आपकी मेसोपोटामिया, आपकी सीरिया और आपका अरब, अरब का कुछ भाग, पूरा अरब नहीं, अरब का कुछ भाग आश्रित राज्य थे रोम के ऊपर। और रोम ने धीरे धीरे उनको क्या कर लिया, अपने अंदर हड़प लिया। प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फ्रात नदी के पश्चिम में पड़ते थे, फ्रात नदी के पश्चिम में, फ्रात नदी के पश्चिम में और रोम साम्राज्य के पूर्व में, आपको एक और मैप दिखाता हूँ मैं। मैप आप अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। मैप अगर आपको माइंड में इमेज रहती है मैप की, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप फ्रात नदी को देख रहे हैं, ये रही आपकी फ्रात नदी। फ्रात नदी के पश्चिम के जो देश थे और भूमध्य सागर के पूर्व के जो देश थे, उनकी बात हो रही है। जैसे कि आपका फिलिस्तान, सीरिया, दमिश्क, मेसोपोटामिया, जो ये एरिए थे जो कि फ्रात नदी के पश्चिम में पड़ते थे और रोम साम्राज्य के पूर्व में पड़ते थे। ठीक है, ये सभी आश्रित राज्य थे रोम पर, और धीरे धीरे रोम ने भी इनको अपने अंदर ले लिया। ठीक है ना, अपने मुख्य राज्य क्षेत्र में मिला लिया। पहले तो अलग दर्जा दिया हुआ था इन सभी को, लेकिन धीरे धीरे अपने अंदर ही इन सभी को मिला लिया। क्लियर यहाँ तक? प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे। उदाहरण के लिए हेरोड के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस यानी कि 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी होती थी। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। अब क्या होता है, रोम ने इनको क्यों हड़पा? अब पीछे मैं आपको त्राजन के बारे में बता चुका हूँ। त्राजन एक राजा था जो, जिसको हम तीसरा प्रमुख सम्राट मानते हैं रोम साम्राज्य का। उसने युद्ध किए 113 से 117 ईस्वी तक। उसने बहुत सारे युद्ध किए और युद्ध के द्वारा फ्रात नदी के पश्चिम का, फ्रात नदी के पूर्व का इलाका जीत लिया। फ्रात नदी के पूर्व का, जैसे कि यहाँ पे आपकी फ्रात नदी बह रही है, ईस्ट साइड का इलाका जीत लिया जहाँ पे ईरान साम्राज्य था हमारा। तो त्राजन ने यहाँ का इलाका जीत लिया, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने इसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये एरिया किसी भी काम का नहीं था। इस एरिए से किसी भी प्रकार की आमदनी नहीं होती थी, किसी भी प्रकार का यूज़ नहीं था इस एरिए का। इसलिए त्राजन के उत्तराधिकारियों ने इस एरिए को छोड़ दिया और कौन से एरिए को अपने अंदर ले लिया? फ्रात नदी के पश्चिम वाला, जैसे कि आपकी सीरिया, मेसोपोटामिया, अरब के जो इलाके थे जो फरात नदी के पश्चिम में पड़ते थे, भूमध्य सागर के पूर्व में पड़ते थे। ठीक है, इन एरिए को अपने अंदर ले लिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही समृद्ध थे। मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले शहरों की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई, सबसे ज़्यादा खेती वहीं पर होती थी। तो रोम साम्राज्य में भी सबसे ज़्यादा खेती मेसोपोटामिया के इलाके में ही होती थी। इसलिए रोम साम्राज्य ने अपने अंदर इन एरिए को ले लिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समृद्ध थे और इनसे बहुत ज़्यादा आमदनी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा पैसे इनसे प्राप्त किए जा सकते थे। ठीक है ना, तो इसलिए इन्होंने इन एरिया को भी अपने अंदर ले लिया। जबकि जो त्राजन ने एरिया जीता था उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो निरर्थक था, किसी काम का नहीं था, उसका कोई अर्थ नहीं था। क्लियर यहाँ तक? जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया, जो हेरोड का राज्य था जिसको रोम साम्राज्य ने जीता था, हर साल उसमें से 54 लाख दिनारियस, यानी कि उसको अगर आप सोने में कन्वर्ट करें, दिनारियस एक चांदी का सिक्का होता है जिसमें 4.5 ग्राम की चांदी मिलाई जाती है, और अगर आप उसको सोने में कन्वर्ट करें तो 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर, 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आपकी आमदनी होगी। तो इस प्रकार रोम साम्राज्य ने अपने आप को और समृद्ध करना शुरू कर दिया। क्लियर यहाँ तक? चलिए, वास्तव में इटली के सिवाय जिसे उन दिनों प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से अर्मीनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उसकी सहायतार्थ आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ, जिनकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण में खोजा जा सकता है। अब क्या होता है, अब कोई भी राज्य होता है, कोई भी साम्राज्य होता है, वो अपनी आमदनी कहाँ से लेता है?
वो क्योंकि उसको विकास कार्य करवाने होते हैं, शासन व्यवस्था चलानी होती है, तो वो लोगों पर कर लगाते हैं, लोगों पर टैक्स लगाते हैं, किसी अलग-अलग तरह के कर लगाए जाते हैं और लोगों से करों को वसूला जाता है। अब रोम साम्राज्य इतना बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो जितने भी राज्य जिनको उस वक़्त प्रांत कहा जाता था, जितने भी राज्य होते थे रोम साम्राज्य पर, उन पर कर लगाया जाता था, ठीक है? लेकिन इटली पर नहीं लगाया जाता था, क्योंकि इटली को प्रांत नहीं माना जाता था। इटली को प्रांत नहीं माना जाता था। जो बाकी के आपके प्रांत बच गए, उन पर कर लगाया जाता था और उनसे रोम साम्राज्य की आमदनी होती थी। क्लियर? अब जब रोम साम्राज्य इतना बड़ा था, अब यहाँ पे आपको रोम साम्राज्य का विस्तार बताया गया। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। कौन से? यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन 3 महाद्वीपों में जो रोम साम्राज्य फैला हुआ था, जिसकी उत्तर की जो सीमा निर्धारण करती थी आपकी डैन्यूब नदी, राइन नदी, नीचे आपका सहारा का मरुस्थल। तो इतने बड़े साम्राज्य पर कैसे तो कर लगाया जाता था, कैसे तो शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, कैसे लोगों को संगठित करके रखा जाता था, कैसे प्रशासन चलाया जाता था, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको कुछ शहरों के नाम दिख रहे होंगे, जैसे कि स्कॉटलैंड से अर्मीनिया की सीमाओं तक फैल गया था, और फ़रात और सहारा से फ़रात और कभी-कभी उससे आगे के क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो ये रोम साम्राज्य का विस्तार ही है, जैसे कि जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो मैप दिखाया था, ये वो वाला विस्तार है। जब रोम साम्राज्य दूसरी शताब्दी में 1100 सॉरी 113 115 कुछ इस वक़्त अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि बहुत बड़ा रोम साम्राज्य का विस्तार हो गया था। स्कॉटलैंड कहाँ आ जाता है आपका? इंग्लैंड वगैरह में आ जाता है, ठीक है? तो स्कॉटलैंड से अर्मीनिया, यानी कि यूरोप से भी आगे आपका फैल गया था रोम साम्राज्य, और फिर सहारा से फ़रात नदी तक फैल गया। तो ये सारा रोम साम्राज्य का क्या बताया गया? विस्तार बताया गया। ये बताने के लिए कि रोम साम्राज्य इतना बड़ा था, तो किस प्रकार प्रशासन रोम साम्राज्य में चलाया जाता था। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि किस प्रकार जो राजा था, जो सम्राट था, वो किस प्रकार इतने बड़े एरिया पर नियंत्रण रखता था, किस प्रकार इतना प्रशासन चलाता था, और जिस एरिया की रोम साम्राज्य की जो प्रमुख आबादी थी वो कितनी थी? 6 करोड़। 6 करोड़ की आबादी पर किस प्रकार कर लगाए जाते थे, किस प्रकार नियंत्रण किया जाता था, ये बातें अब हम जानने वाले हैं। तो इसका इसका इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? इस प्रश्न का उत्तर हमें शहरीकरण में मिलेगा। शहरीकरण के साथ आप बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो चुके हैं। तो किस प्रकार प्रशासन चलाया जाता था? वो प्रशासन शहरों के माध्यम से चलाया जाता था, ठीक है ना? प्रांतों से कर वसूला जाता था, तो कर किस प्रकार से वसूला जाता था? कौन-कौन से लोग उसमें संलग्न होते थे? क्या उसके प्रभाव पड़े? क्या-क्या कहानी आगे चलती है? वो हम देखने वाले हैं। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे, जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित शहरी केंद्र थे, जैसे कि कार्थेज, सिकंदरिया और एंटियोक, इनमें सबसे बड़े थे। साम्राज्य प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। अब क्या होता है, कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। कहानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कहानी है, बस सिंपल सी कहानी है। यहाँ पे आपका इटली था, इटली में ये रोम साम्राज्य, रोम राज्य था शुरुआत में। धीरे धीरे ये बढ़ा, धीरे धीरे ये बढ़ा, धीरे धीरे और बड़ा होता गया, और 3 महाद्वीपों में ये इतना बड़ा हो गया। अब छोटे से एरिया में तो राजा संभाल सकता है चीज़ों को आसानी से, लेकिन जब इतना बड़ा एरिया हो जाता है, इतना बड़ा, आप देखिए ना, इतना बड़ा एरिया हो गया है 3 महाद्वीपों में, स्कॉटलैंड से अर्मीनिया तक, स्कॉटलैंड से अर्मीनिया और सहारा मरुस्थल और फ़रात नदी तक। तो इतना बड़ा एरिया, इतने बड़े एरिया पर कैसे तो कर लगाएगा अकेला राजा, किस प्रकार चीज़ों को संभालेगा? तो वो क्या करेगा? आज का उदाहरण लीजिए आप। आज क्या होता है, हमारी केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री होते हैं। अब प्रधानमंत्री पूरे देश को अकेले तो नहीं संभाल सकते, अकेले नहीं संभाल सकते। क्या करते हैं, वो देश को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर देते हैं। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत को इन राज्यों में विभाजित किया गया है। इन राज्यों के अपने मुख्यमंत्री होते हैं, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री से अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विभाजित किया गया है, डिस्ट्रिक्ट पे से ब्लॉक, ब्लॉक फिर, तो इस प्रकार साम्राज्य जो रोम साम्राज्य था, उसको भी अनेक प्रांतों में विभाजित कर दिया गया।
अनेक प्रांतों पे विभाजित कर दिया गया और उन प्रांतों से क्या वसूला जाता था? कर वसूला जाता था। अब प्रांत किस प्रकार थे? अब प्रांत जो थे वो शहरों के आसपास थे। अब शहर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जहाँ से व्यापार होता था वही शहर बन जाते थे। तो भूमध्य सागर के तट पर जो हमारे शहर थे वो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि सागर के द्वारा समुद्र के द्वारा ही व्यापार किया जाता था। तो जो हमारे कारथेज, सिकंदरिया और एंटियोक जैसे समुद्री तटों पर बसे हुए शहर थे, वो रोम साम्राज्य के प्रमुख थे। रोम साम्राज्य के प्रमुख शहर थे कौन-कौन से? आपके कारथेज, सिकंदरिया और एंटियोक। अब इसमें क्या होता है, ये साम्राज्यिक प्रणाली के मूलाधार थे, यानी कि इन शहरों में ही अपनी शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय, क्षेत्रीय, ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल होती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका यह अर्थ हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। अब सम्राट अकेला कुछ नहीं कर सकता। सम्राट क्या करता है? सम्राट जो शहर होते हैं उनको प्रांत का दर्जा दे देता है। भी एक शहर के अंतर्गत 10-12 गांव आ जाएंगे, 1-2 गांव आ जाएंगे। बड़ा शहर है उसके अंदर ज़्यादा गांव आ जाएंगे, छोटा शहर है उसके अंदर थोड़े से गांव आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो शहर होते थे उनके नाम पर प्रांत बना दिए जाते थे। उन प्रांतों से कर वसूला जाता था। और कर कौन वसूलते थे? कर वसूलते थे स्थानीय उच्च वर्ग के लोग, यानी कि उस एरिए के जो अमीर लोग होते थे, उस एरिए के, जैसे कि सिकंदरिया के जो अमीर लोग हैं वो कर वसूलेंगे। ठीक है ना? अब पूरी कहानी मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाऊंगा, हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों से होते थे। इस प्रकार उनका एक नया संप्रभात वर्ग बन गया, जो कि सीनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे ये नया समूह उभर कर आने लगा, सम्राट गैलेनिस, जिसने शासन किया 253 से 268 तक, ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गैलेनिस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस पर पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी, ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उसके हाथों में आ जाए। ये स्थानीय राज्य थे जो रोम के आश्रित राज्य थे। रोम का भरोसा था कि ये शासक अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थन में करेंगे और बदले में रोम ने उनका अलग अस्तित्व स्वीकार कर लिया था। सॉरी, ये पॉइंट तो हमारा पीछे हमने कवर ही कर चुका है। चलिए यहाँ से हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रांत बना दिए गए थे। वो प्रांत किसके आधार पर बनाए गए थे? शहरों के आधार पर। जो शहरों के उच्च वर्ग होते थे, जो स्थानीय उच्च वर्ग के लोग होते थे, यानी कि जो अमीर लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, वो उस एरिए में से कर वसूलते थे और उस कर को राजा को देते थे। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर आती है और उसको कई बच्चे समझ नहीं पाते। इटली, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, यहाँ से वो लाइन है, इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पावर थी, वो पहले इटली में थी और उसका एकदम से अंतरण हो गया। अंतरण यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में चली गई। कहते हैं ना हस्तांतरण, दूसरे हाथ में चले जाना। जो सत्ता थी, जो पावर थी, वो इटली में से चलकर दूसरे प्रांतों में चली गई। अब कहानी को समझिए। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले रोम साम्राज्य कहाँ था? रोम तो राज्य था, इटली में था बस। उसका एरिया सिर्फ और सिर्फ इटली के रोम शहर में था। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, दूसरे लोगों से कर वसूलने लगा, लेकिन इटली से कर नहीं वसूला जाता था। दूसरे प्रांतों में से जो महत्वपूर्ण शहर थे, उन शहरों के जो लोग होते थे, जो बड़े लोग होते थे, उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो दूसरे लोगों से, यानी कि गांव के या फिर उस शहर के दूसरे लोगों से कर वसूलते थे। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, जब ये व्यवस्था बना दी गई भी स्थानीय उच्च वर्ग के लोग कर वसूलेंगे, तो धीरे धीरे जो स्थानीय उच्च वर्ग के लोग हैं वो पावरफुल होने लगे और राजा ने भी उनको समर्थन दिया, सम्राट ने भी उनको समर्थन दिया। जो गैलिनिस हमारा सम्राट था, उसने
इन उच्च वर्ग को, स्थानीय उच्च वर्ग को बढ़ावा दिया और सीनेट की शक्ति को कम कर दिया, क्योंकि राजा भी ये नहीं चाहता था कि सीनेट हमसे ऊपर हो। राजा भी जितनी कोशिश कर पाता था वो सीनेट को दबाना ही चाहता था। जैसे कि अगस्टस ने तख्ता पलट कर दिया था, फिर भी सीनेट अस्तित्व में थी। लेकिन जो भी राजा आता वो यही चाहता कि सीनेट को जितना दबाया जा सकता है दबाया जाए। अब जैसे कि गैलेनिस ने देखा कि नए-नए वर्ग उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि उनको उनके पास पावर आ गई थी। जो स्थानीय वर्ग थे, स्थानीय उच्च वर्ग थे, उनके पास पावर आ गई थी कर वसूलने के लिए, तो वो साम्राज्य में आने लगे। यानी कि उनकी पहुँच बढ़ गई ऊपर तक, राजा के पास तक, सम्राट के पास तक। तो धीरे-धीरे सम्राट ने भी उसको और शक्ति देनी शुरू कर दी। तो इस प्रकार जो सत्ता थी वो सीनेट थी इटली में, इटली से चलकर दूसरे प्रांतों में फैल गई। यानी कि जो सत्ता का आकस्मिक अंतरण है वो हो गया, एकदम से सत्ता इटली में से निकलकर दूसरे स्थानीय प्रांतों में चली गई, क्योंकि वहाँ पर एक नए संभ्रांत वर्ग का उदय हो रहा था, एक नए उच्च वर्ग का उदय हो रहा था, जिसको सम्राट का समर्थन प्राप्त था। सम्राट सीनेट की शक्ति को कम करता जा रहा था और इस वर्ग की शक्ति को बढ़ाता जा रहा था, जिसके कारण एक नया वर्ग उत्पन्न होने लगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। तो गिलेनिस ने क्या किया, जो सीनेट थी उसकी पावर को कम करने के लिए कह दिया कि आप सेना से बाहर रहेंगे, ना तो आप सेना में सेवा देंगे, सेना का आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है। सेना जो करेगी, आपको उसमें बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ानी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि गैलेनिस सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस पर पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी थी। अब गिलेनिस ने सेना के, मतलब जो सीनेटर थे, जो सीनेट थी, उसको सेना से बिल्कुल अलग कर दिया था कि आप सेना के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, आपको बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ानी है। ना तो यहाँ पे आप सैनिक सेवा देंगे, ना ही आप सेना पर नियंत्रण रखेंगे। तो गिलेनिस ने ऐसा कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि सीनेट का प्रभाव कम हो। ठीक है। संक्षेप में पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों और दूसरी शताब्दी के दौरान तथा तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन के अधिकाधिक लोग प्रांतों के लिए जाने लगे, क्योंकि इस क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी जो पहले इटली तक ही सीमित थी। अब कुल मिलाकर क्या हुआ, नया नया वर्ग विकसित हो रहा है, सेना में भी स्थानीय लोग आने लगे, प्रशासन में भी स्थानीय लोग आने लगे, और इटली का प्रभाव कम हो गया, सीनेट का प्रभाव कम हो गया। यहाँ तक कहानी क्लियर क्लियर। सीनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इटालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व रहा, लेकिन बाद के प्रांतों के लिए नए सीनेटर बहुसंख्यक हो गए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तीसरी शताब्दी तक ही इटली के लोग सीनेट में रहे, इटालवी लोग सीनेट में रहे, लेकिन तीसरी शताब्दी के बाद जो दूसरे लोग थे, प्रांतीय लोग थे, स्थानीय उच्च वर्ग के लोग सीनेट में महत्वपूर्ण हो गए। धीरे धीरे बढ़ने लगी उनकी संख्या, वो बहुसंख्यक हो गए। इन प्रवृत्तियों से यह पता लगता है कि साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन होता चला गया था और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भाग, जैसे कि स्पेन के दक्षिणी हिस्से, अफ्रीका और पूर्वी भागों में पाए गए संप्रांत वर्ग का उदय हो रहा था। तो इससे क्या पता चलता है कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही तरह की दृष्टि से इटली का पतन होता चला जा रहा था, और भूमध्य क्षेत्र के भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र जो समृद्ध थे, जिनसे ज़्यादा पैसा मिल रहा था, वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। जैसे कि आपकी उत्तरी अफ्रीका हो गई, आपके भूमध्य सागर के स्पेन वगैरह हो गए, और जो आपकी पश्चिमी एशिया वाला जो एरिया हो गया वो। ठीक है, तो इस प्रकार नया वर्ग उदय हो रहा था। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंड। अब यहाँ तक आप नए वर्ग के उदय के बारे में समझ चुके हैं। अब जहाँ पे हमने शुरुआत की थी प्रांतों के बारे में, शहरों के बारे में पढ़ने के लिए कि किस प्रकार कर वसूला जाता था, कर कैसे वसूला जाता था। शहरों के जो उच्च वर्ग होते थे, शहरों के जो स्थानीय उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो लोगों से कर वसूलते थे और राजा को देते थे। अब शहर शहर की डेफिनेशन क्या थी रोम साम्राज्य के अर्थ में, वो जान लेते हैं कि जिसका अपना मैजिस्ट्रेट हो, अपना दंडनायक हो,
नगर परिषद जिसकी हो अपनी और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। अब जो शहर होता था जिसको आप प्रांत भी कह सकते हैं, तो रोम साम्राज्य था वो किस एरिया को शहर का या फिर प्रांत का दर्जा देता था, उसके लिए कई क्राइटेरिया थे, जैसे कि उसका अपना एक मजिस्ट्रेट होना चाहिए, एक वहाँ पर नगर परिषद होनी चाहिए और उसके अंदर कई सारे गांव आने चाहिए और उसका अपना राज्य क्षेत्र होना चाहिए, यानी कि क्लियर होना चाहिए कि भी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये शहर, ये नगर, ये प्रांत फैला हुआ है। तो ये 3-4 पॉइंट है, यानी कि मजिस्ट्रेट होना चाहिए, नगर परिषद होना चाहिए, उसके अंदर कई सारे गांव आने चाहिए, ठीक है ना, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, अपना एक अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, यानी कि एरिया क्लियर होना चाहिए कि यहाँ तक ये क्षेत्र है। क्लियर? तो इसको हम शहर कहते थे रोम साम्राज्य के संदर्भ में। ओके, इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं आ सकता था। दूसरा, अब एक शहर का अधिकार गांव पर हो सकता था, लेकिन एक शहर का अधिकार दूसरे शहर पर नहीं हो सकता था। क्लियर? किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा रहते थे। ये बात मैंने आपको बता दी। आमतौर पर शाही अनुकंपा या फिर नाराज़गी के कारण गांव का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा दे दिया जाता था और शहरों को गांव का दर्जा दे दिया जाता था। अब क्या होता था, मान लीजिए राजा किसी शहर से नाराज़ है, वहाँ के लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, तो उसको गाँव का दर्जा दे देता। आपको गाँव घोषित कर दिया है। अब वो गाँव, उसका क्या प्रभाव होता, मान लीजिए किसी शहर को गाँव का दर्जा दे दिया, तो जो वहाँ का उच्च वर्ग था उसके सारे अधिकार छिन जाते, वो तो किसी दूसरे शहर के अंडर आ जाता फिर, ठीक है ना। गाँव का दर्जा दे देते किसी भी बड़े शहर को, मान लीजिए पहले शहर का दर्जा है लेकिन राजा सम्राट नाराज़ हो गया, उसको गाँव बना दिया। वो कोई गाँव अच्छी तरक्की कर रहा है, राजा के लिए अच्छा काम कर रहा है, सम्राट के लिए अच्छा काम कर रहा है गाँव, तो गाँव को शहर का दर्जा दे दिया जाता। तो इस प्रकार उलट-पुलट ये करते रहते। ओके। किसी भी शहर में रहने का लाभ यही था कि वहाँ पर कभी खाने की कमी नहीं होती। अकाल के दिनों में इनमें से ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावनाएं थी। तो बेहतर शहरों की विशेषता यही होती है कि वहाँ पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध रहती है हमें। क्लियर यहाँ तक? तो आज हमने रोम साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जाना। सबसे पहले तो हमने जाना कि रोम ने अपने अंतर्गत अत्यंत समृद्ध दो जो आश्रित राज्य थे उनको अपने अंदर ले लिया ताकि वो और भी ज़्यादा समृद्ध हो सके। उसके बाद जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता चला गया, इटली से सत्ता स्थानीय लोगों में हस्तांतरित होती चली गई, यानी कि सीनेट का प्रभाव कम होता चला गया। नए संप्रभांत वर्ग का उदय हुआ जो कि स्थानीय उच्च वर्ग के लोग थे। धीरे धीरे उनकी सीनेट में संख्या बढ़ती चली गई और जो प्रशासन, जो कर वसूला जाता था वो किस प्रकार वसूला जाता था, शहरों शहरों के अंदर गांव आते थे और शहरों के जो उच्च वर्ग के लोग होते थे जिनको आप प्रांत भी कह सकते हैं, शहरों को प्रांत भी कह सकते हैं और नगर भी कह सकते हैं और शहर भी कह सकते हैं। तीनों जगह कुछ भी आए तो एक ही मतलब होगा रोम साम्राज्य के संदर्भ में। तो शहरों के अंतर्गत कई गांव आते थे। शहरों के जो उच्च वर्ग होते थे वो अपने एरिया के लोगों से कर वसूलते थे और उनको राजा से देते थे। धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ती चली गई, राजा भी खुश होने लगा। राजा ने सीनेट के अधिकारों को कम कर दिया और इससे एक नए संप्रभांत वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपके कोई डाउट हो, कोई भी बात समझ में ना आई हो तो बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।